कि मुझे लगा भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को निकल जाना चाहिए। हाँ जी, विद किचन वॉशरूम आपको अपनी बिल्डिंग में दिला देता हूँ। अब मेरी बात करूँ तो मेरी तो टोरंटो में बहुत ही चीप थी, मैं पे कर रहा था 250, तो यहाँ पे अभी मेरी 300 हो गई है। अब मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की जॉब्स हैं। कुछ स्टाफ से बात भी करके देखी यूनिवर्सिटीज में, तो वो स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं। ओके, सो हाय एवरीवन। तो एज यू कैन सी आज हमारे साथ ऋषभ है। एज यू मे ऑलरेडी नो कि ही रिसेंटली मूव टू कैलगरी। तो कैलगरी के बारे में 2-3 दिन घूम के यहाँ पे जो चीजें मुझे नहीं पता लगी वो आज हम ऋषभ से जानने की कोशिश करेंगे। तो ऋषभ, लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस जब मैं इंडिया में था। ये बहुत ज्यादा तारीफ हो गई। नहीं, बट आई नो यू केम टू ओंटारियो फॉर योर स्टडीज, राइट? Yes. उसके बाद यू अप्लाइड फॉर योर वर्क परमिट, वहीं पे आपका वर्क परमिट भी था। हाँ। यू गॉट योर पीआर देयर। परमानेंट रेजिडेंसी ऋषभ की ओंटारियो में हुई थी और उसके बाद ही मूव टू कैलगरी। Why? What was the reason? Why did you move to Calgary? ये पहला क्वेश्चन है जो सभी के दिमाग में होगा और वहीं से शुरू करते हैं with your introduction and everything. ओके, सो वैसे रीजन तो बहुत सारे थे। जो वन ऑफ द टॉप रीजन वाज डेफिनेटली हाउसिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, वहाँ पे प्राइसिंग इतनी ज्यादा, स्टार्ट 1 मिलियन से होता था, तो मेरे जैसा एंट्री लेवल इंसान तो सोच ही नहीं सकता भाई। जब तक मैं 1 मिलियन अप्रोच करूंगा, जो राइजिंग कॉस्ट है वो 2 मिलियन पे जाके खड़ी होगी। तो पहले सबसे बड़ा रीजन तो वही था, राइट, कि मुझे लगा भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को निकल जाना चाहिए। तो उसके बाद जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गए, टैक्सीज हो गए, फिर कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे लगा शायद कैलगरी मुझे बढ़िया मिल जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन वगैरह कम है, साथ में पहाड़, नेचर पूरा मिल जाता है आपको। Right. तो दीज वर वन ऑफ द रीजंस जो मुझे लगा कि मूव हो जाना चाहिए मुझे। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउसिंग प्राइसेस। आप वहां रह रहे थे ना, टोरंटो स्कार्बरो वाली साइड? हाँ जी। What was the average price? लोएस्ट मिनिमम प्राइस भी अगर 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट किसी ने लेना हो तो वहां पे प्राइसेस क्या हैं? बाय करने के तो मेरे को सिर्फ हाउसेस की पता, बट अगर मैं वैसे को रेंटल जो मैंने देखे थे, क्योंकि मेरा जो जॉब थी वो थी बिल्डिंग टू बिल्डिंग, मैं रोज डिफरेंट बिल्डिंग्स में जाता था क्रॉस ऑल GTA। राइट। तो मुझे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी भी क्या प्राइसेस होते हैं। तो पीपल यूज्ड टू पे $1,600 to $1,700 फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट। और कैलगरी में अकोमोडेशन प्राइसेस क्या है? मतलब अभी अगर आप यहाँ पे डाउनटाउन में रह रहे हो ना, Yeah. जहाँ पे एयरबीएनबी मैंने कराया, ये साथ वाली गली में ऋषभ का अपार्टमेंट है, तो वहां पे अब मैं भी डाउनटाउन में हूँ, तो डाउनटाउन में क्या है रेंट प्राइसेस? और आपका 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट? सो डाउनटाउन में जो प्राइसेस है रेंट के, मैं कह लूँ ऐसा तो अराउंड $1,000 में आपको 1 बेडरूम मिल जाएगा, और अगर आपको चाहिए स्टूडियो तो $700 to $800 में आपको मिल जाएगा प्राइवेट स्पेस स्टूडियो अपार्टमेंट। हाँ जी, विद किचन वॉशरूम आपको अपनी बिल्डिंग में दिला देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और जो अगर बाय करने की भी बात करूं, आई एम प्रीटी श्योर मेरा ओनर भी $1,000 to $1,100 के बीच में मॉर्गेज पे कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है ना चीज को बाय करने की, प्रॉपर्टी को बाय करने की, वो पहले से ही बहुत कम है, और टैक्सेस वगैरह इतने ज्यादा है नहीं यहाँ पे। ठीक है। वैसे कोंडो प्राइसेस कितने? इतने ही है, 200, 250 इतने में मिल जाएगा कोंडो? बड़े आराम से। मतलब रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने भी लिया है, तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है, कोई सोच नहीं सकता भाई कितने का मिला है। मैंने अभी बताया था कि 2,40,000 में उसे मिला। ठीक है, बाय किया उसने, राइट? ठीक है, 2,40,000 को डाउन पेमेंट नहीं है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है टोटल। ठीक है, इतनी तो वहां पे डाउन पेमेंट होती है। हाँ, तो इतनी टोटल कॉस्ट में 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आपको मिल रहा है डाउनटाउन, नहीं तो लेट से 20 मिनट की ड्राइव पे भी मिल जाए, तो क्या उसमें बुरा है? तो मतलब ये चीज तो अमेजिंग है, ये चीज आपको ओंटारियो तो नहीं देखने को मिलती। चलो, ये जो लिविंग एक्सपेंसेस अभी हमने डिस्कस करने हैं, उसमें तो एक ये हो गया आइदर मॉर्गेज और द रेंट, राइट? वो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस का जो सबसे बड़ा चंक है वो रेंट या मॉर्गेज में जाता है। उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक लिविंग एक्सपेंसेस, जैसे अगर मैं ब्रैम्पटन की बात करूं, वहां पे जो एक दूसरा जो सबसे बड़ा चंक है वो ऋषभ ने गेस कर लिया होगा, इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। यहाँ कार इंश्योरेंस से शुरू करते हैं। यहाँ रेंट और मॉर्गेज के अलावा बाकी लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, स्टार्टिंग विद इंश्योरेंस? सो इंश्योरेंस यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ओंटारियो के मुकाबले यहाँ पे कम होगी, बट इतनी सरप्राइजिंगली इतनी ज्यादा कम नहीं है। और उसकी भी मैंने बात की थी इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वेदर थोड़ा खराब हो जाता है तो उसकी चलते हुए कुछ डैमेजेस हो जाती हैं व्हीकल्स को। अगर आप नोटिस करोगे ना, विद इन द सिटी बहुत सारी गाड़ियों के विंडशील्ड टूटे हुए हैं, राइट? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेदर जैसे हेल स्टॉर्म होते हैं, वो चीजें टोरंटो में नहीं होती। ठीक है, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी कम नहीं है, बट टोरंटो से कम है। अब मेरी बात करूँ तो मेरी तो टोरंटो में बहुत ही चीप थी, मैं पे कर रहा था 250, तो यहाँ पे अभी मेरी 300 हो गई है। बट ऑन एवरेज लोग टोरंटो में 250 तो नहीं पे करते, 500, 600, 700 ऐसे जा रही होती है। तो आपके केस में मोस्ट प्रॉब्ली आपको कम इंश्योरेंस लगेगी यहाँ पे। तो इंश्योरेंस हम ऑन एन एवरेज लगा के चलते हैं ब्रांड न्यू कार की, और आपको तो ड्राइवर्स एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट? मेरा मतलब था ओवर 2 इयर्स का था, बट आई थिंक यहाँ पे ऑन एवरेज $200-250 में आपकी इंश्योरेंस 200-250 या मैक्स टू मैक्स 300। हाँ, और प्लस अगर आपकी कार की इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो आप वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। हाँ जी,
ठीक है, तो ये हो गया मेन। और ग्रोसरी, टैक्सेस, यहाँ सारे वो बड़ा कहते हैं लिविंग एक्सपेंसेस कम है जी, टैक्सेस कम है, क्या सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है मंथली बजट का? अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं ऑन एवरेज, मतलब सारा कुछ मिला लें, आपके बिजली का बिल क्या हो गया, क्या ग्रोसरी होगी, या जो भी तरीके की आपकी डेली लाइफ में चीजें आप यूज करते हो उसके पैसे पे करते हो, तो टोरंटो के मुकाबले तो बिल्कुल आध बात हो जाती है। सबसे पहले तो टैक्सेस की बात हो गई। अब सेल्स परचेज टैक्स, ठीक है, टोरंटो में डबल लगता है और यहाँ पे सीधे 5% पे आगे गिर जाता है। अब यहाँ पे अगर आप कोई आइटम खरीदोगे 5% हो गया वर्सेज वहाँ पे, जैसे मैंने गाड़ी ओंटारियो से खरीदी फिर मैं यहाँ आया, अच्छा। तो मतलब मैं 3-4 हजार सेव कर सकता था टैक्स अगर यहीं से लेते। हाँ, यहाँ की खरीदता तो वो चीज कम है। और वैसे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ, डेली आइटम कुछ भी परचेज करते हैं हम, ठीक है, खाना हो गया हमारा या कोई बिल्स पे करने हैं, तो टैक्सीज ही हमारा सीधे सीधे आधी कॉस्ट कर देता है मंथली, जो टोरंटो में हमारी आती थी। अगर आपको सिंपल भाषा में मैं बताऊं, बढ़िया, मतलब अगर आप मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हो, आपकी लाइफ यहाँ पे बढ़िया है। आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मिनिमम वेजेस में तो कुछ होता ही नहीं है, जैसे वहाँ पे हो जाता ना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उस हिसाब से मिनिमम वेजेस वाला इंसान बढ़िया लाइफ जी लेता है। और यहाँ बाय द वे मिनिमम वेज भी ओंटारियो से ज्यादा है। ओंटारियो में मेरे ख्याल से 14-15 थी, यहाँ पे हर बार $1 ज्यादा ही होती है मिनिमम वेज इफ यू कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कैनेडा। यहाँ पे 15 कुछ है। नाइस। अच्छा, ये अभी हम जो बात कर रहे थे लिविंग एक्सपेंसेस वाली, इंश्योरेंस वाली, उसमें आपने बताया हेल स्टॉर्म, वेदर वाले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा। इतने तूफान आते हैं यहाँ की इंश्योरेंस हाई हो गई क्या? इतनी ठंड है? तो मुझे जो पता लगा वो यही है कि भाई मतलब ठंड होगी, बट 1-2 दिन होगी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे 2 महीने 4 महीने ऐसे ठंड पड़ी होगी भाई बाहर निकलना मुश्किल हो गया, ऐसा नहीं होगा। वेदर ठीक होता रहेगा, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट बहुत जल्दी करता है वेदर। सो अच्छी बात भी उसमें कि आपको ज्यादा ठंड नहीं देखनी पड़ेगी, आपकी डेली लाइफ इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी। राइट। हाँ, तो आपका थोड़ा सही रहेगा वेदर के हिसाब से। सर्दियों का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस, मैं सर्दियों में नहीं आऊंगा कैलगरी, वो आप ऋषभ के चैनल पे देख लेना, यहाँ सर्दियों में एक्चुअली कितनी सर्दी होती है। ठीक है। बट यहाँ और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ बहुत लोगों ने घर लिए हैं कैलगरी, बहुत ज्यादा, पिछले 1 साल में मतलब आधा सर्कल मेरा कैलगरी मूव हो गया हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंगली भी वो सारे उन्होंने पिछले साल घर लिए थे। उन्होंने कहा था भी सर्दियों में, इनफैक्ट वो मुझे ना टेम्परेचर के स्क्रीनशॉट्स भेज के टॉन्ट कर रहे होते थे भी वहां देख ले, वहां ओंटारियो में जहाँ किचनर बॉटलों में -10 था, यहाँ पे वो +10 था। इतना फर्क होता है कई बार बिकॉज ऑफ दोज चिनूक। ठीक है, तो ये हो गया जी, वेदर थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया, लिविंग एक्सपेंसेस हमें पता लग गए, ओंटारियो या टोरंटो के कंपैरिजन में हाफ हैं। ये तो हो गई एक्सपेंसेस की बात है। अच्छा। अब एक्सपेंसेस तो तब होंगे ना जब पैसे कहीं से आ रहे होंगे। अच्छा, हाँ जी। तो इनकम हमने मिनिमम वेज टच कर लिया, लेकिन मिनिमम वेज के लिए तो कोई एल्बर्टा आएगा नहीं ना, उसको है भी वहां पे प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सेटलमेंट करनी, घर लेने के लिए एक प्रॉपर साइकिल होना चाहिए ना, एक कैश फ्लो होना चाहिए। तो उस हिसाब से प्रोफेशनल जॉब्स यहाँ कैसी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो देते थोड़ा चानना पाओ। ओके, सो जब मैंने यहाँ पे मूव होना था ना, मेरे को भी ऐसा पता नहीं था भी यहाँ पे कितनी प्रोफेशनल जॉब्स हैं। अब मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की जॉब्स हैं। अब हम सब ने यही सुना ऑयल इंडस्ट्री, तो वो यहाँ पे है, ठीक है भाई वो है, पर उसके अलावा भी आज के टाइम पे काफी जॉब्स हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिले जो यहाँ पे रह के IT में काम कर रहे हैं, और मैं भी IT बैकग्राउंड से हूँ, सो यहाँ पे जॉब्स और टाइप की जरूर है। टॉकिंग अबाउट IT टेक्निकल बैकग्राउंड, कितनी आसान है जॉब? चलो हैं, ठीक है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है और वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी कितनी आसान है? आपके एक्सपीरियंस में आपका कैसा रहा है? सो अपॉर्चुनिटीज हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हर किसी का अलग रहता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं, इतनी ज्यादा नहीं है। अगर तुम टोरंटो से उठ के कहोगे मेरे को यहाँ पे, उतना ज्यादा नहीं होगा, बट हाँ इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना लगा के आपको जो डिजायर्ड जॉब है, जो आपको चाहिए भाई मेरे को इसी जॉब पे काम करना है, 1-1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा लगा के वो जॉब मिल जाएगी आपको। तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं लेके आनी चाहिए टोरंटो से। यहाँ पे मार्केट डिफरेंट है, बट मिल जाती है जॉब्स। टॉकिंग अबाउट द डिजायर, तो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस में जो आपका प्रोफेशनल सर्कल है, या ओवरऑल आपके परसेप्शन में कितनी सैलरी रेंज एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो लोग टोरंटो से यहाँ आ रहे हैं? शायद उनको 1 साल का, लेट्स से हम वो वाला सिचुएशन लेते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अगर आप ऑलरेडी 6 फिगर्स वहां कमा रहे थे, आप यहाँ पे 6 फिगर्स से कम में तो नहीं आओगे, राइट? लेकिन अगर आपको डिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप टोरंटो से यहाँ आ रहे हो, कितनी एक्सपेक्टेशन लेके आनी चाहिए? यहाँ इतनी सैलरी की जॉब मैं ढूंढूंगा यहाँ। सो मेरे हिसाब से मतलब यहाँ पे सैलरीज थोड़ी ठीक ठाक ही हैं, मतलब स्टार्टिंग ही ठीक ठाक है इनकी। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ऑलरेडी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से यहाँ पे 40-50 तो जॉब स्टार्टिंग आपको मिल ही जाएगी आराम से। तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी IT है और अगर आपका उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली 50 से ऊपर की स्टार्टिंग होती है। अच्छा, ये तो हो गई जेनरिक बातें। अभी कोई भी अगर कैलगरी मूव करना चाह रहा है तो उसको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, राइट?
थोड़ा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अब अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करने लगे तो सबसे पहले कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कौन सी आपने, आप डाउनटाउन में ही रह रहे हो, आसपास आपने कौन से कैंपसेस देखे हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन है? सबसे पहले तो मेरे घर के बिल्कुल पास के बो वैली कॉलेज हो, तो इतना मशहूर है, मतलब जो कैलगरी सोचता है मेरे हिसाब से उसके दिमाग में पहले वही कॉलेज का नाम आता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो गई यहाँ पे, फिर सैट हो गया, ये तो 3 है मोस्ट पॉपुलर। बट इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। और मैंने पर्सनली कुछ स्टाफ से बात भी करके देखी इन यूनिवर्सिटीज में, तो वो स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं। एंड प्रायर टू योर अराइवल इन कैलगरी, तो अगर आप इंडिया बैठे हैं, आप अगर वीजा फाइल कर रहे हो, तो पहले स्कॉलरशिप वाली बातचीत आप कर सकते हो भी, आपको हो सकता है कुछ फायदा रह जाए उसमें। प्रोग्राम्स भी यहाँ पे हर तरह प्रोग्राम्स तो डेफिनेटली बहुत तरीके, ऐसा तो नहीं सिर्फ ऑयल और गैस ही पढ़ाते हैं यहाँ पे। नहीं, प्रोग्राम्स तो आपका बहुत तरीके के मिल जाते हैं। मैंने लाइक कॉलेज स्टाफ से बात करके देखी इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की, तो प्रोग्राम्स तो वो कहते हैं आपको एरोस्पेसिंग करनी है, आपको जो करना है वही सब कराएंगे। ठीक है। और स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी लेनी है तो टोरंटो ब्रैम्पटन में मिलेगी, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं अगर आप एक्सप्लोर करो। ठीक है। मतलब जिस भी प्रोग्राम में आप आना चाह रहे हो, आपका जो भी बैकग्राउंड है, यू विल गेट सम ऑप्शंस देयर। और आपने जैसा आपने कहा अभी कि आपने स्टूडेंट से भी यहाँ पे काफी बात करके देखी है, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उनसे आपको क्या जानने को मिला? सबसे पहले तो मैंने 2-4 लोगों से बात की थी यहाँ पे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। बढ़िया बात तो है कि जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है ना, ऐसा नहीं अभी कैलगरी क्या के 200 किलोमीटर दूर हो गए कि टोरंटो में एजेंट ऐसे क्या भेजते हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। मतलब सारा कुछ डाउनटाउन या डाउनटाउन के आसपास में ही है और सारा वेल कनेक्टेड है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए रहेगी बढ़िया। उसके बाद स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, प्रोग्राम्स बहुत तरीके के हैं, और जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कहते हैं फीस भी ओके है, और उनका टाइम स्केड्यूल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना क्राउडेड नहीं है। अच्छा। तो उनको जो स्केड्यूल चाहिए होते हैं उन्हें मिल जाते हैं। अच्छा। तो टाइम निकल जाता है पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह के लिए। पार्ट टाइम जॉब्स? अच्छा। ओदे तो भी चाहने ना पाओ। सो पार्ट टाइम जॉब्स मैंने तो चलो नहीं सर्च करके देखी, बट जितने मैंने लोगों से बात की, मैंने किसी को अनएम्प्लॉयड तो नहीं देखा। यहाँ पे सारे लोग जॉब तो कर रहे हैं। ये तो आई एग्री। ये मतलब पहले ना, जब 3-4 साल पहले मैं प्लानिंग कर रहा था, तब नहीं था इतना एक्सपोजर, है ना। तब ऐसे होता था सभी को कि हाँ, छोटे शहरों में अगर आप चले गए, या अगर मैं और थोड़ा इसको एग्जैजरेट करूं, अगर आप ब्रैम्पटन से बाहर कहीं चले गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा एक परसेप्शन था आज से कई साल पहले, अब तो काफी हद तक चेंज हो गया। और मैं बहुत सारे छोटे बड़े शहरों में रहा हूं, मैंने आज तक जो इंसान जॉब करना चाहता है ना, जो एक्चुअली एफर्ट कर रहा है, जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेज हैं या जहां पे भी बात करनी है, नेटवर्क वगैरह जो भी है, जो इंसान जॉब करना चाह रहा है उसको जॉब मिल जाती है। और द सेम थिंग इज इन कैलगरी इन योर एक्सपीरियंस? या बस जीटीए से इतना ही डिफरेंट है कि जीटीए में ये होता है कि बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, स्टूडेंट्स वहां चले जाते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो वो चीजें यहाँ पे थोड़ी कम है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। बाकी ऑन कैंपस जॉब्स तो डेफिनेटली होती हैं हर किसी कैंपस में। राइट। वो तो अब जैसे आपके बारे में डिस्कस किया कि आप पीआर होके अच्छी तरह उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल होके कैलगरी आए थे, लेकिन जो लोग यहाँ पे आएंगे, ऑब्वियसली वो एज अ स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू से स्टार्ट करना है। उस परसेप्शन के साथ क्या उनको, अगर वो यहाँ पे किसी को नहीं जानते, फॉर एग्जांपल अगर वो सरी ब्रैम्पटन जा रहे होते हैं तो मोस्ट प्रॉब्लम उनके वहां फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। यहाँ अगर वो किसी को नहीं जानते, अकोमोडेशन इजीली मिल जाती है? या डेफिनेटली अकोमोडेशन तो आपको बहुत, मतलब मेरे हिसाब से ना यहाँ पे जितने रेंटल्स अवेलेबल हैं वर्सेस जितने लोग ढूंढ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मतलब रेंटल्स तो इतने भर के अवेलेबल हैं, कई आपको कहेंगे भाई 2 महीने किराया मत देना। अच्छा। हाँ, कई मैं जब यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढ रहा था ना, कई थे भी आप आज बस लीज साइन कर दो, आपको 2 महीने ये फ्री या ऐसे फ्री, 6 महीने ये फ्री। जब मैं रह रहा हूँ वहाँ पे 6 महीने पार्किंग फ्री मिली है, तो मैंने लीज साइन की थी। तो पार्किंग का $100 ऐड हो जाता अगर आप अपार्टमेंट लेते हो डाउनटाउन में। अगर बाहर जाते हो तो मुझे लगता है ये भी फ्री है। वाह यार। और तो इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। हाउसिंग शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जैसे बाकी जगहों पे हो जाती है कि भाई मतलब लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ देते हैं, फिर रेंट भी, यूटिलिटीज भी, बेसमेंट में रह के यूटिलिटीज और रेंट, पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है। तो वो चीजें यहाँ पे मैंने सब कुछ पे किया, मुझे पता है। बेसमेंट में रह के यूटिलिटीज पे करना डजंट मेक सेंस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको रेंटल देखने जाओ तो। और अगर सपोज अगर हम बात करते हैं, अभी डाउनटाउन में सपोज जॉब नहीं मिली, बहुत दूर मिली है, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि सिर्फ अगर मैं नॉर्थ ईस्ट से आज मैं यहाँ आने की देख रहा था ना, एयरबीएनबी तक की बस या जो ट्रेन चलती है यहाँ पे, ट्रेन को कहते क्या है? सी ट्रेन। तो जो सी ट्रेन चलती है वो मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा दिखा रही थी। अच्छा। तो वो मैंने सोचा भी लिटरली डाउनटाउन से पास ही है नॉर्थ ईस्ट, इतना दूर, मतलब मैं दूसरे कॉर्नर में नहीं जा रहा, मैं सेंटर में ही आ रहा हूँ, तो भी 1 घंटा लग रहा था। तो आई ऑप्टेड फॉर उबर। अच्छा। चाहे मेरे थोड़े पैसे ज्यादा लगे, बट क्योंकि मुझे वो
20 मिनट वर्सेस 1 घंटा इज अ बिग डिफरेंस। उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास भी कार है तो आपको इतना वो शायद आप उतना नहीं घूमे, लेकिन स्टूडेंट से बात करके या इन योर एक्सपीरियंस हाउ इज द ट्रांसपोर्टेशन हियर? सो मेरा यहाँ पे आने से पहले मुझे लगा था भी कैलगरी इज लाइक ड्राइविंग सिटी, जो मैंने सुना था वीडियोस में देखा था, बट ऐसा नहीं है। मतलब अब मेरे को नहीं पता आप कहाँ से एग्जैक्टली आ रहे थे, बट मेरे डाउनटाउन में घर के पीछे बिल्कुल सबवे स्टेशन था। मैंने उस दिन सबवे कह रहा हूँ मैं यहाँ पे सी ट्रेन कहते हैं ना, तो वो ट्रेन मैंने पीछे से पकड़ी, 15 मिनट में वो जो उस दिन नगर कीर्तन रह गई, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही था। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेशन थे। फिर पता क्या हुआ होगा मेरे ख्याल से, अब मुझे पता लग रहा है कि अगर तो आप वो सी ट्रेन के आसपास हो ना, ठीक है, अगर आप रेंटल ढूंढ भी रहे हो अपना या कहीं पे भी जाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो आप सी ट्रेन के पास रहना शुरू करो। कहीं पे भी ये तो हर जगह ही वैलिड है चीज कि अगर आप वो ट्रेन के आसपास कहीं रह रहे हो फिर कोई चक्कर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या पार्ट टाइम जॉब की कहीं पे भी लोकेशन है, वहां से आपके घर तक अगर डायरेक्ट बस भी जा रही है या डायरेक्ट ट्रेन चल रही है, फिर ठीक है। बीच में अगर कोई कनेक्शन आ जाएगा ना, इसलिए मुझे वो 1 घंटा शो कर रहा था, क्योंकि 20 मिनट तो बीच में शायद वेटिंग टाइम ही था। 10 मिनट एक जगह पे वेट करनी थी, 10 मिनट दूसरी जगह पे वेट करनी थी, वो कनेक्शंस के कारण शायद टाइम लग रहा था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन योर ओपिनियन इज वेरी नाइस। या मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो बढ़िया, मुझे लगा था भी कैलगरी जा रहे हैं, टैक्सेस कम है, सरकार क्या ही मैनेज करती होगी, है ना, बट नहीं भाई बढ़िया है। मतलब आपको हर 5-5 मिनट में ट्रेन जाती हुई दिख जाएगी, और बसेस भी हर जगह पे बस स्टॉप्स लगे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बिल्कुल सामने, और बो वैली कॉलेज है ही ट्रेन स्टेशन पे, अगर आपने देखा। हाँ, यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी, कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, बो वैली कॉलेज, हर एक के बाहर बहुत सारे स्टॉप्स हैं। हाँ, ट्रेन स्टेशन भी हैं, सारी ट्रेन, सारी बसेस वहां पे रुकती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन तो फिर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है भाई अच्छा, कंसीडरिंग कि आपको कनेक्टिंग बस या कनेक्टिंग ट्रेन ना लेनी पड़े। इसके अलावा लास्ट में जो क्लाइमेक्स वाली जो डिस्कशन हमने प्लान की थी करनी है, भी ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ योर सिटी, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो कैलगरी के बारे में, ठीक ओवर टू यू। ठीक है। सो अगर आपको पता है, जैसे हमने मेंशन किया, अभी मैं टोरंटो से आया था, ठीक है। टोरंटो इज लाइक, मैं कहूँगा मोस्ट फेमस, जो भी इमिग्रेंट होता है वो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम लैंड करते हैं कनाडा में, टोरंटो में करते हैं। तो अब ऐसी सिटी से निकल के जब मैं कैलगरी आ रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे सब कुछ चीप है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो होगा ना गड़बड़, बट मेरे को सरप्राइजिंगली कुछ कहीं प्रॉब्लम दिखी नहीं, ठीक है। तो आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन गुड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी, सैलरीज आपको ज़्यादा ही मिल रही हैं, कम तो नहीं, ऐसा नहीं है कुछ कि आप सैलरी में कम मिल रहा है, तो आपको फाइनेंसेस भी बढ़िया रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया रहेगा, वेदर भी मेरे हिसाब से कोई 2-4 दिन साल में पूरे कनाडा में ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं। अभी ब्रैम्पटन में आया था स्टॉर्म, तो वहाँ आ सकता है, तो भाई कहाँ नहीं आ सकता है। तो मतलब वेदर भी बढ़िया है, और फिर सैलरीज वगैरह, जॉब मार्केट डेवलप हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड बैठे रहोगे, तो जॉब्स भी आपको मिलेंगी। सो मेरे प्रोस्पेक्टिव में कैलगरी मूव होना भाई बहुत बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि मेरी वहाँ से यहाँ मूव होकर मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बिल्कुल आधी हो गई है, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। बढ़िया जिंदगी चल रही है, डाउनटाउन में रह रहे हैं, ठीक है जी। जितना वहाँ बेसमेंट में मैं पे करता था, उतने में यहाँ अपना अपार्टमेंट लिया डाउनटाउन में, ठीक है जी। वर्क फ्रॉम होम जॉब मुझे यहाँ के मिल गई, जो मुझे वहाँ नहीं मिली थी। तो लाइफ यहाँ के मेरे हिसाब से तो बढ़िया हो जाती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाएगा आपको सेटल होने में, लेकिन लाइफ बढ़िया मिलेगी, आपका डिसीजन आप रिग्रेट नहीं करोगे। नाइस। आई एग्री। मैं कैलगरी डाउनटाउन वाला जो पॉइंट है, मुझे कैलगरी डाउनटाउन बहुत सुंदर लगा, बहुत पसंद आया मुझे। इतना क्राउडेड नहीं है और टोरंटो डाउनटाउन से कम भी नहीं है, अगर मैं 2 लाइनों में समराइज करूं। तो थैंक यू ऋषभ फॉर ऑल दीज इनसाइट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग कैलगरी डायरेक्ट आना चाह रहे हैं उनके लिए भी, ऋषभ की तरह जो मूव करना चाह रहे हैं, पीआर वाली चीज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेबसाइट पे आपके लिए सारा कुछ अवेलेबल होगा ही, कि कर लें। पीआर का मैं आपको मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। मैंने रिसेंटली काफी रिसर्च की थी, तो अगर तो आप किसी और प्रोविंस से आते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, एक्सप्रेस एंट्री, ओके, ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे पढ़ने आते हो, फिर तो भाई आपको पीआर मतलब टेंशन लेनी है, आप छोड़ ही दो। आप जिस सिटी में लैंड होते हो, आपके पास इतने सारे पीएनपी ऑप्शंस हैं, मतलब कई तो ऐसे भी ग्रेजुएट हुए अगले महीने पीआर 5, कई में ऐसे अभी ग्रेजुएट हुए 6 महीने कोई भी जॉब की पीआर 5। वाह। कोई होता है ऐसा कि भाई किसी को 1 साल वेट करना पड़ जाएगा, बट अगर आप डायरेक्ट अल्बर्टा लैंड हो रहे हो, भाई आपको पीआर की टेंशन नहीं। अगर कहीं और से आ रहे हो, फिर आपको एक्सप्रेस एंट्री कंसीडर करनी पड़ेगी एज ऑफ टुडे। आगे कोई प्रोग्राम खोल जाए उसका मेरे को नहीं पता।
ठीक है ठीक है। हाँ। नहीं ये तो मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग आए थे ना, जैसे मैं ओंटारियो आया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ आए थे, मेरे से पहले उनकी पीआर हुई है, मेरे से पहले उन्होंने घर लिया है तो सारा कुछ मेरे से पहले हुआ उनका एल्बर्टा आने के कारण सिर्फ। तो एल्बर्टा वो प्रोविंस है जो आपको बहुत कुछ बहुत जल्दी दे सकती है। या डेफिनेटली ये मैंने अपने वीडियो में पॉइंट किया था भाई कि आप जहां जाना चाहते हैं आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आपको चाहिए ना भाई 5-7 साल बाद चीजें अचीव करने से पहले मैं पहले 2-4 साल में मुझे कुछ मिल जाए, तो ये सिटी आपको इनिशियल ईयर्स में ही वो सब ऑफर कर देती है जो टोरंटो जैसी जगह पे 5 साल लगाने के बाद मिलती है। राइट। फॉर एंट्री लेवल पीपल। अब अगर आप इतना पढ़े लिखे हो तो मैं तो भाई 12th पास करके आया था, तो मेरे को तो लगता है भाई कैलगरी इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टूडेंट्स। अब बाकी जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा पढ़ाई है, तो फिर तो किसी सिटी में मैटर नहीं करता, हर जगह ठीक लगती है। नहीं, आई एग्री मतलब कैलगरी इनिशियल ईयर्स में आपको बहुत कुछ ऑफर कर देगी जो कहीं और नहीं मिलेगा, स्पेशली टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसी जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमारे मुकाबले लोग काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो उन लोगों को बारी हर चीज में जल्दी मिलती है एज कम्पेयर टू पीपल लाइक मी जो 12th पास करके डिप्लोमा करके वेले बस वही होगी जिंदगी की पढ़ाई का। नहीं ऋषभ ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड, भी इतना आसान ना समझो। वो मैंने पता क्या कहना, एल्बर्टा आगे सारा कुछ, ओ भाई ऋषभ ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, तो हार्ड वर्क आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। नहीं चलो वो तो यहाँ की लाइफस्टाइल का पार्ट ही है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एल्बर्टा आने की प्लानिंग कर रहे हो, फिर तो वो सारा भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप यहाँ ऋषभ की तरह मूव होना चाह रहे हो तो वो भी डिस्कस कर लिया, आपको दोनों पर्सपेक्टिव दिख गए हैं। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो ऋषभ ने डिस्कस किए हैं। कैलगरी इज अ वेरी नाइस सिटी। इनफैक्ट मैं भी खुद प्लान करूंगा डाउन द लाइन, होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा, वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहा, तो प्लानिंग मेरी भी कुछ है कि कैलगरी में ना थोड़ी देर रहूंगा तो सही आगे, एक दो साल तो रहूंगा, और रहना भी चाहिए है ना, एक शहर में एक प्रोविंस में रह के करना भी क्या है। अगर आपके पास ये ऑप्शंस है, अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कैलगरी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप वैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो दिस सिटी इज वर्थ इट। आपका यहाँ 1-2 साल लगाना आराम से, दिस सिटी डिजर्व्स इट। So yeah, that's pretty much it, and I hope it helps. Thank you.